कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के बाद बच्चों अब आते हैं हम उसके क्वेश्चंस पर, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच aqueous solution has higher concentration 1 मोलर और 1 मोलर। ये दूसरा वाला L है, दोनों मोलर बन गए भाई टाइप। तो 1 मोलर एंड 1 मोलर, ये दो कंसंट्रेशन सोल्यूशन आपको दिए हैं, पूछा है कि किसका कंसंट्रेशन हायर होगा। पहली बात करते हैं आंसर के लिए कि 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि ये डिसॉल्व है आपका कितने में, 1 लीटर में, ठीक, 1 लीटर में। और 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, 1 मोलर सॉल्यूशन का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि ये डिसॉल्व है, पर डिसॉल्व होता है 1 केजी। अब 1 लीटर है, 1 केजी है, दोनों को एक जैसा बना लीजिए। यहाँ पर केजी की बात करें तो केजी में आएंगे 1000 ग्राम, और अगर मैं यहाँ लीटर में बात करूं तो यहाँ आएंगे 980 ग्राम। अब आप देखिए कि वॉल्यूम किसका कम है सॉल्यूशन में, जो आपका सॉल्वेंट है इसका वॉल्यूम कम है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि कौन हायर होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर होगा। बहुत आसानी से समझने के लिए यही टेक्निक है। ये वाला क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। हमने पढ़ा भी है कि जब हम वाटर मिलाते चले जाते हैं तो कंसंट्रेशन लो होता चला जाता है। आगे भी ये टर्म आपका आएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का देखते हैं, इथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड येट इट इज फ्रीली मिसिबल विद वाटर, एक्सप्लेन। कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा इथेनॉल है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन फिर भी ये वाटर में आसानी से मिसिबल हो जाता है। बहुत छोटा सा आंसर है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन सा बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये तो आपका एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वे व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 1.5 एम H2SO4 क्या पूछा है इसमें आपसे, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू मोलेरिटी, 2 इंटू मोलेरिटी, मोलेरिटी। ये 2 क्यों लिख लिया हमने, H2SO4 के लिए। कितने H प्लस आयन देगा ये आपको, 2H प्लस आयन, इसलिए ये 2 आया है हमारा। अगर कहीं पर 1 होगा तो 1 आ जाएगा, आगे बताएंगे देखो। तो यहां पर हो गया 2 इंटू 1.5, तो आंसर हो गया 3m। अब उसके आगे देखिए, यहां पर ये कितने H प्लस आयन देगा, ओनली 1। तो 1 देगा तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर नॉर्मेलिटी, 1 इंटू 1.2, यानी कि जो वैल्यू 2 थी इस बार वो कितनी हो गई, 1। तो आंसर कितना आ गया, 1.2m। इसी तरह से यहां पर भी कितना OH निगेटिव मिलेगा आपको, एक मिलेगा। तो इसके लिए भी आंसर हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1m। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं ये, बड़े प्यार से आप इनको सीख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच आउट ऑफ मोलेरिटी और मोलेरिटी, अच्छा दोनों, विल चेंज विद टेम्परेचर एंड वाई। ठीक है, तो एक है मोलेरिटी और एक है मोलेलिटी। विल चेंज विद टेम्परेचर, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत सारे क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक है। तो विच आउट ऑफ मोलेरिटी और मोलेलिटी विल चेंज विद टेम्परेचर। तो हमने पढ़ा है कि जो मोलेरिटी होती है ये क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर वॉल्यूम किस में आता है, लीटर में आता है। अगर हम बात करें मोलेलिटी की, अगर मोलेलिटी की बात की जाए तो मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट पूरा लिखना है इसको, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ये आपका होता है जी। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है, केजी में होता है। और आपको पता है कि जब ये केजी होगा, यानी कि ये सॉलिड आपका जो होगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो ये कुछ भी ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। लेकिन ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर के साथ क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। तो यानी कि मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म है, ये टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। थ्योरी के लेक्चर में भी हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको ये बात बताई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो एक और आंसर आपके सामने प्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, will the molarity of a solution at 50 degree C be the same, less or more at molarity 25 degree C। यहां पर देखिए ध्यान से, मोलेरिटी है आंसर के लिए। देखिए मोलेरिटी आपके पास है, मोलेरिटी क्या है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर है, 50 डिग्री सी और यहां पर आपका है 25 डिग्री सी। और हमने पढ़ा है कि जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मोलेरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस पर 50 डिग्री सी पर जो मोलेरिटी होगी वो क्या होगी आपकी, लेस होगी।
क्या होगी, लेस होगी। किसके कंपैरिजन में, देन द 25 डिग्री सी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए अगर आप सोचेंगे तो सीधा सीधा है कि इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अभी आपने फॉर्मूला देखा, इनवर्सली ही बैठती है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 50 डिग्री सी। जरूरी नहीं वो 50 और 25 पर पूछे, किसी और पर भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग। व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ 3 कंपोनेंट्स सिस्टम? यानी कि एक सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिए, एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को कितने 3 कंपोनेंट के साथ बनाया गया है, ए, बी और सी। पूछा है कि अगर हम इनके मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो आंसर होगा 1। आंसर होगा 1। कैसे, ध्यान से देख लीजिए। जब आप क्या करेंगे, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, तो आपको क्या मिलेगा कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और इसी तरह से आपको मिलेगा एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ये एक और बढ़िया क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन आपको गिवन है तो इसके लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं, H2SO4 होगा। ये आपको 2H प्लस आयन देगा। यानी कि अगर मैं क्या करूं, मोलरिटी को क्या कर दूं, ट्वाइस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, उसकी नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। यानी रिलेशन निकल करके आया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलेरिटी। 2 इंटू मोलेरिटी। समझता हूं, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई है तो आप क्या कर सकते हैं, वही जो करते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत थोड़ा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चल जा भाई, क्यों नाराज हो रहा है। 8, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। ये फॉर्मूला दिया है, ठीक। इन एसिटोनाइट्राइल CH3CN विद 6.5 G, स्मॉल है ये, कैपिटल मत बनाना, ठीक है, और विद इतने ग्राम। हमसे पूछा है परसेंटेज, वो भी किसका, एस्पिरिन का, जिसका अमाउंट हमें दे रखा है 6.5 ग्राम, और जिसको मिक्स किया गया है 450 ग्राम ऑफ आपका क्या है, ये वाला एसिटोनाइट्राइल से। देखिए कैसे करेंगे आप। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, टोटल टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। एक है 450 और एक है 6.5, तो ये आ गया 456.5 ग्राम। आपको मास परसेंटेज पूछी है। हम जानते हैं कि जब भी हमें मास परसेंटेज निकालनी हो, मास परसेंटेज ऑफ CH3CN, तो जिसका मास परसेंटेज निकाल रहे हो उसका अमाउंट ऊपर रख दीजिए और जो टोटल है सॉल्यूशन का उसको नीचे रख दीजिए, और कैलकुलेट करते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग बनेगा आपका कितना, 1.4 समथिंग। पूरा कैलकुलेट कर लेना। ये होता है मास परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम में यहाँ पर क्या है, ग्राम की जगह क्या दिया होगा, मिलीलीटर या लीटर वर्ड दिया होगा, वहां से भी आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप एक सॉल्यूशन बना लीजिए। उस सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट है वो है आपका C2H6O2, और जो आपका सॉल्वेंट है वो है वाटर H2O। ठीक है, क्या कैलकुलेट करवाया आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके मोल फ्रैक्शन निकलवाए हैं, तो सबसे पहले इसके मोल निकाल लीजिए। मोल निकालने के लिए आप इसका लिखिए मोलर मास। जब आप मोलर मास निकालेंगे तो करेंगे 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, जो कि आपका आ जाएगा 62। जब आप यहां पर निकालेंगे तो वाटर का तो आप जानते हैं 18 आएगा। यहां पर लिख लीजिएगा NC2H6O2, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका, कह रहा है 20% है। यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लूं तो ये मेरा कितना ग्राम है 20, और ये कितने ग्राम है 80, तो यहां पर आ जाएगा 20 अपॉन 62। और यहां पर मोल्स निकालेंगे अगर वाटर के तो ये आ जाएंगे कितने आपके, 80 अपॉन 18। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मोल आ चुके हैं, सॉल्वेंट के भी सॉल्यूट के भी। जब हमारे पास मोल आ ही गए हैं तो मोल फ्रैक्शन निकालना आसान है। कैसे कि फॉर्मूला लगा दीजिए, काई C2H6O2 इज इक्वल टू NC2H6O2, और अपॉन में क्या कर दीजिए दोनों के, कि NC2H6O2 प्लस NH2O। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी कितनी है 20 अपॉन 62, नीचे भी आ जाएगा 20 अपॉन 62, और प्लस में आपका आ जाएगा कितना
80/18, इसको कैलकुलेट करते ही आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर वो पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल दीजिए, तो तब क्या कीजिए, 1 में से माइनस कर दीजिए, वाटर के भी निकल आएंगे। उसके लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपका जो है बेस है किस पर, आपका मोलेरिटी पर। कहा गया है कि मोलेरिटी बता दीजिए सॉल्यूशन की जिसमें 5 ग्राम तो आपका NaOH है और इतने ml को सॉल्यूशन में बनाया है। बहुत बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधी। तो किसको पूछा है, पहले फॉर्म लिख लीजिए कि मोलेरिटी को पूछा है। मोलेरिटी में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या दिया गया है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं। डायरेक्ट नहीं दिए गए तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, सुन लीजिएगा कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास निकाल लीजिए, यहीं पे बता देता हूँ, 23 प्लस 16 प्लस 1। मैं यहीं पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। तो ये हो गया 5/40। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में है, मिलीलीटर में है तो 1000 लगेगा, ध्यान होगा। लीटर होगा तो 1000 नहीं लगाएंगे, लेकिन मिलीलीटर में है तो 1000 लगा दिया। 450 और इनटू में 1000। यहाँ पर भी क्या है, बड़े आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन उतनी भारी नहीं होती है इनकी, छोटे छोटे वाले न्यूमेरिकल की। बाकी वाकई में CBSE के बच्चे के लिए कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ती है। तो जो भी आपका आंसर आया हो आप कमेंट करिए कि सर इतने ग्राम आया है, हम चेक करके बता देंगे यस इट इज करेक्ट और नॉट। आप भी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी सोचना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर में कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ CO दिस इन 4.5 लीटर। तो इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट ए वाला सॉल्व करते हैं। तो जो आंसर है पहले हम ए का दे रहे हैं, फिर बी का बताएंगे। ठीक है, चिंता मत करो, बस सिर्फ आपसे कैलकुलेशन वैल्यू पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे, बाकी हम समझाएंगे। तो कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर लेके भी कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा सॉल्यूट है इसका मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट क्या, इसका वैल्यू रख देना यहाँ पर। सॉल्यूट लिखने से अच्छा है कि आप इसका फॉर्मूला लिख दो कि CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2। क्या करिए, इसका रख दीजिए 58.9। ठीक है, इतना ही अमाउंट होता है, इधर उधर को होगा तो थोड़ा बहुत देख लेना, 3 या 2 भी होता है। प्लस में नाइट्रोजन है, लेकिन कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 14 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 2 6, तो 6 इंटू 16 प्लस वाटर कितने हैं 6, तो 6 इंटू 18। जब आप इसको करेंगे तो 290.93 ये आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ इस कंपाउंड का, CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। इसका पूरा मिल गया, ये हमारे पास मोलर मास आ गया। जब हमारे पास मोलर मास आ गया तो हमारे पास तो 30 ग्राम गिवन है, तो हम इसका क्या निकाल लें, मोल्स। तो मोल्स निकालिए, देखिए कि मोल्स ऑफ क्या, CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O कैसे निकलेगा, कि जो इसका मास गिवन है, कितना गिवन है, 30 ग्राम है ना, और अपॉन में कितना है, अपॉन में आपका आ जाएगा मोलर मास 290.3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.103 के आसपास जो है आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि सही है कि नहीं है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा है उसने मोलेरिटी। मोलेरिटी तो अब कुछ बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए कि मोलेरिटी जब हमें फाइंड आउट करनी है, मोल्स हमारे पास हैं 0.193 और आपके पास वॉल्यूम भी है, और वो भी किसमें है, लीटर में ही है। तो आपकी सीधे सीधे मोलेरिटी आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देता हूं, चेक करके बता देना कि इतना है क्या। पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 4 के बाद वाली उस वैल्यू को छोड़ करके। ठीक है, चलिएगा, तो ये न्यूमेरिकल आपका एक पार्ट इसका सॉल्व हुआ। दूसरा पार्ट देखते हैं। जब आप इसके दूसरे पार्ट में जाएंगे तो दूसरा पार्ट कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है, क्लियर। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेने थे तो बीच में रोक के ले लीजिए, ले लीजिए कीजिए। मैं बार बार जो है बोलता नहीं हूँ उसको, ये थोड़ी सी क्या है तो कराने में इसमें बिजी होता है तो भूल जाते हैं जी। 4 वाले में कहा गया है कि आपके पास क्या है, इसके बी पार्ट में, कौन से पार्ट में, बी पार्ट में, कि 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 कितना 500 ml। बहुत आसान है, पूछी तो यहाँ पर भी मोलेरिटी है, लेकिन हम इसमें क्या है, मोलेरिटी इक्वेशन लगा के इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये V1 है, ये M1 है, और यहाँ पर V2 है, लेकिन M2 यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो अपनी मोलेरिटी इक्वेशन लगा दीजिए, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये आपका हो गया बड़े आराम से। और वैल्यू पुट कर दीजिए कि 30 इंटू 0.5 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन मार्क है, और V2 की वैल्यू कितनी है, 500 ml है। इधर बुला लीजिए और कहिए आपका वेलकम अब इस साइड है। तो यहाँ पर जो है आपकी M2 आ चुकी, इसको हटा के 0 कर लीजिए, ये 1000 हो गया, और 1000 के बाद ये 3 हो गया। यानी कि जो M2 की वैल्यू मिली वो सॉल्व करके सिंपली मिली 100/3, और जिसको आप लिख सकते हो 0.03 m। आंसर आपका पूरा कंप्लीट हो गया।
बड़े आराम से। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया था। इसी तरह से रेगुलर क्लासेस आपके पूरे कोर्स की इस साल 23-24 वाले बैच की आती रहेंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ भी हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।